बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आपका अच्छा होना या बेहतरीन होना ये इस बात का संकेत होना चाहिए कि अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे और ये बेहतरीन चल रही है। और एक दिन आप सब कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। और उसके लिए साथ ही जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जिस आत्मविश्वास की ज़रूरत है, वो आपके अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि साथ ही अंतिम रूप से विजय उसकी होगी जिसको खुद के ऊपर विश्वास होगा, जिसका आत्मविश्वास सबसे ऊंचा होगा, वही सबसे ऊंचा भी उठेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। और साथ ही उसी एक उम्मीद में कि पिछले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन आप करते होंगे, तो थम्स अप करके बताइए कि अगर मैं 3 प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता देंगे। अब ऐसा नहीं है कि 100% चीज़ें याद होंगी, अभी शायद आपको 1-2 बार और रिवीजन करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानूंगा अच्छी तैयारी का जो परसेंटेज होता है वो होता है 80 to 90%। और जीएस में मैक्सिमम स्कोर भी आप इतना ही कर सकते हैं, 80 to 90%। अगर हम एक्सेप्शन केस की बात कर दें तो वो आपको हमेशा होना चाहिए। 80 to 90% चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। लेकिन रिवीजन करते करते क्योंकि फिक्स चीज़ें हैं, 40 सेट फिक्स सेट है, तो अंतिम रूप से आपको चाहे कितनी भी बार उसका रिवीजन करना पड़े, चाहे 2 बार करना पड़े, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, आपको अंतिम रूप से 100% चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं कि आप करके दिखाएंगे। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट 4 को शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे। तो देखते हैं भैया। सबका स्वागत है। नवीन जांगिड़, सर्वेश मिश्रा भाई, चांदनी कुमारी बहन, ज्योति, सुयस, बाइजू, निहाल, नेत्रपाल, मोना सिंह, आरजे धीरज, काजल, मालती, कृष्णा, रोशन, अंशु, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे भैया? क्या बोलेंगे भैया? सत्रिया के जो संस्थापक थे वो थे श्रीमत शंकर देव। कौन थे? श्रीमत शंकर देव। और सत्रिया का संबंध किस राज्य से है भैया? असम से है। ठीक है, असम से है। ये सतरा नामक एक आपका मठ में रहते थे, सतरा मठ में। जाकिर हुसैन का संबंध जिक्र हुआ हुस्न का, तो क्या बोलेंगे भैया? बल की बात आएगी, तबला हो जाएगा। भारत पहली बार किस ओडीआई विश्व कप में उपविजेता रहा? तो क्या बोलेंगे? 2003 में हम उपविजेता रहे पहली बार। 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस पड़ोसी देश के साथ हमने किया? तो क्या बोलेंगे आपका भैया? बांग्लादेश के साथ किया है। किसके साथ? बांग्लादेश, जिससे हमारी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज साथी कब हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये सारे लोग आप बताएंगे। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जिसके खोज करता है थॉमसन। आनंद सोनी उत्तर दे रहे हैं। थॉमसन तो सब बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं खोज कब हुई, वर्ष बताना है सारे साथियों का। दिखाएंगे। सोनाली कुशवाहा जी का आंसर ठीक है। रिफ्रेश करें कमेंट एक बार। बहुत बढ़िया जी, सारे साथियों के उत्तर आते हुए 1897, 1897, 1897। बहुत खूब, बहुत शानदार। तो आज शुरू करते हैं। आज की चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाना। और मैं फिर अपील करता हूँ, पीडीएफ जो साथी मांगते रहते हैं, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में एक फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर चैनल आएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे पीडीएफ पर, रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित डिफेंस, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, सारे फोल्डर आएंगे। मेन रोजगार विद अंकित चैनल पर क्लिक करें, वहाँ पर सबसे ऊपर ही आ रही होगी नायक सीरीज। और नायक सीरीज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे। मैं फिर से, ये तो हुआ एक सॉल्यूशन कि बच्चे वहाँ से पीडीएफ उठाते, वो आपके पढ़ाई का तरीका है, आपको क्या बेस्ट लगता है। मेरी तरफ से क्या सजेशन है कि आप भैया हाथ से लिख के पढ़ा करो। नोट्स बनाने में समय लगे बेशक, लेकिन साथ ही अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो क्या घूमर होगा भैया? क्या होगा आपका? क्या घूमर हो जाएगा? बताएंगे एक बार। सारे दोस्त बोलेंगे या भांगड़ा हो जाएगा, या गरबा होगा, या फिर धनगरी गजा होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? महाराष्ट्र का है धनगरी गजा। ठीक है, महाराष्ट्र का। मैं तो हार लूंगी, मैं तो हार लूंगी। कौन कह रही हैं इस बात को भैया? एक भाभी जी कह रही हैं। कौन कह रही हैं? भाभी जी कह रही हैं। भाभी जी कहती हैं कि हार, हार ला, हार ला, ला से लावणी, नहीं तो मैं तमाशा कर दूंगी, नहीं तो मैं तमाशा कर दूंगी। अपने पति से बोल रही हैं। लेकिन पति के पास क्या है भाई? धन नहीं है। अब उसके पास अगर धन नहीं है तो उस पर गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जी भैया, भाभी जी उस पर गाज गिरा देंगी।
भाभी जी उस पर गाज गिरा देंगी तो फिर वो क्या करती हैं, वो कॉल पर उससे कहती हैं इस बात को कि हार लाना नहीं तो तमाशा कर दूंगी। वो क्या करता है बच्चा, पाव ले जाता वड़ा। क्या बोलेंगे, बड़ा पाव कहाँ पे मिलता, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मूवीज में आपने देखा होगा। क्या ले जाता है वो, पाव ले जाता है वड़ा। अब भाभी जी तो नाराज हो गई, उनको तो हार चाहिए था, तो उसको बोलती है अपने पति को, तू नकटा है, तू लेजी है, काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, नकटा और लेजी। और भाभी का नाम क्या है, गोरीचा ललिता। क्या बोलेंगे, गोरीचा ललिता डांस कहाँ का है साथी आपका, तो हम कहेंगे गोरीचा ललिता भैया जी हमारा महाराष्ट्र का है। घूमर कहाँ का है साथी, बोलेंगे राजस्थान है। क्या बोलेंगे, राजा के स्थान पर घूमने का नहीं, राजा के स्थान पर घूमने का नहीं, राजा मार देगा तुमको, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है साथी आपका, पंजाब का। कहाँ का है, पंजाब का, जहाँ के साथी आपका गिद्दा, गिद्दा और क्या बोलेंगे जूली भी हैं, गिद्दा और जूली हैं। गरबा कहाँ का है साथी, गुजरात का। गरबा को हम बोलते हैं गरीब। जो गरीब होता है उस व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी कर देता, अमीर लोग उस पर टिप्पणी कर देते हैं, उसको कोई भी डंडी मार देता है, लकड़ी से पीट देता है। तो टिप्पाणी और डांडिया ये कहाँ के हैं साथी, ये भी हमारे गुजरात के हैं, आपको पता होने चाहिए। चलो! नोआ, तुमने चुने इंसान ना कि वानर। साथ रहेंगे तो जीतेंगे। घबराओ मत। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। Unlock your future with CUCET, Chandigarh University Common Entrance Test. Welcome to Chandigarh University, India's #1 private university, where possibilities are limitless and dreams take flight. CUCET offers you the opportunity to avail up to 100% scholarship to study at CU, known for its world-class infrastructure and cutting-edge labs, providing the ideal environment for academic excellence and research. CUCET opens doors to a wide range of undergraduate and postgraduate programs across various disciplines. Our प्रश्न पर आते हैं साथी आपका अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो कथा से हुई है, कथावाचक से हुई है, नृत्य मुद्रा से हुई है, या फिर घंटी से हुई है, किससे हुई है बोलेंगे एक बार। कथा, कथा, कथा और कुछ साथियों का कथावाचक। जो साथी कथक शब्द है ना, ये कथा से उभरा है, किससे, कथा से उभरा है, याद रख लेना। एक अन्य कथा से कथकली भी, कथकली जो वर्ड आया है, कथकली कहाँ का डांस है बताएं, कथकली भी इसी शब्द से, इसी वर्ड से साथी आपका, उसका ओरिजिन भी यही है। कथकली भी इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है, कथकली भी इसी शब्द से हुआ है। अच्छा कथक मुझे बताएं आज सारे लोग कि कथक किस राज्य में, मैंने आपको बताया था, तो कथक बोलेंगे भैया उत्तर भारत में, और स्पेशली किसमें, नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। जो इससे जुड़े हुए हाउस हैं, घरानाज हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर घराना है, वहाँ पर कथक नृत्य को सिखाया जाता, एक लखनऊ घराना है, एक साथी आपका बनारस घराना है। क्या बोलेंगे, बनारस घराना है। तो जयपुर तो राजस्थान का हो गया, लखनऊ यूपी का, बनारस यूपी का हो गया, और रायगढ़, रायगढ़ घराना है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है। ये चार घराने सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो पूछता है आपसे लखनऊ घराने का संबंध किस नृत्य से है, तो कौन से, दो तो यूपी के बोलेंगे, लखनऊ हो गया भैया, बनारस घराना हो गया, जयपुर घराना किससे जुड़ा हुआ है, कथक से जुड़ा हुआ है, उत्तर भारत के घराने हैं, और छत्तीसगढ़ साथी किससे जुड़ा हुआ है, वह भी हमारा कथक से जुड़ा हुआ है। कथक के कुछ कलाकार आज आपको याद कराता हूँ, ठीक है, बस क्रम से याद करते रहेंगे, एक चैन रहेगी जो चीज़ों को आपस में जोड़ेगी। कथक के साथी कलाकार यानी डांसर्स कौन कौन हैं, तो देखो कथक में हम बोलते हैं थक,
क्या बोलेंगे? जो थकेगा नहीं उसके सितारे बुलंद रहेंगे। सितारा देवी, जो तैयारी के दौरान थकेगा नहीं उसके सितारे क्या हो जाएंगे? बुलंद हो जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे? गोपी कृष्ण, क्या बोलेंगे? गोपी कृष्ण की कथाएं बहुत सुनी है, कथा से गोपी कृष्ण की कथा याद रख लेंगे। नाम पिताजी का, अपना खुद का नाम कौन रोशन करेगा? जो थकेगा नहीं, रोशन कुमारी हो गई। अच्छा, कथा कौन लोग सुनाते हैं भैया? जितने भी महाराज हैं, जैसे लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए। महाराज लोग क्या करते हैं? महाराज लोग साथी क्या करते हैं आपका भैया? कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। छठा आपका साथी शंभू महाराज हो गए। कौन हो गए? शंभू महाराज हो गए। महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। तो क्या बोलेंगे? महाराज हो जाएं आपका साथी, या हम बोले राम रोशन कौन करेगा? सितारा देवी, गोपी कृष्ण कथक से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? किसको उन्होंने फाउंड किया है? बोलेंगे एक बार। राहुल चौधरी जी, एकदम ठीक उत्तर आपका आया साथी। रामपुर घराना आपका, आगरा घराना, ग्वालियर या पटियाला घराना? याद रख लेना, रामपुर घराने के जो संस्थापक हैं वो इनायत हुसैन खान हैं। कौन है? रामपुर घराने के इनायत हुसैन खान हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? राम के मार्ग पर चले तो इनको इनाम दे दो। आग में व्यक्ति क्या हो जाएगा? जल के सूझ जाएगा जी। तो सुजान खान किस घराने के? आगरा घराने के। और हस्सू खान का संबंध है ग्वालियर से, और ग्वालियर घराने से ही एक बात याद रख लेना कि ये सबसे पुराना घराना है ख्याल गायकी का, सबसे पुराना ख्याल घराना है ये, ठीक है। ख्याल गायकी का एक प्रकार होता है साथ ही सिंगिंग का, सबसे पुराना ख्याल घराना है। यहाँ से ही जुड़े हुए थे आपका ग्वालियर घराने से एक तो मियाँ तानसेन जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। नत्थू खां यहीं से जुड़े हुए थे, नत्थू खां, हद्दू खां, क्या बोलोगे? हद्दू खां, और आपका साथी हस्सू खां। क्या बोलेंगे? हस्सू खां, जो कि क्वेश्चन पूछा गया। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू जिनको नत्थन भी कहा जाता है, मियाँ तानसेन, ये सब जुड़े हुए। रामपुर घराने इनायत हुसैन, आगरा सुजान। पटियाला घराने के साथी मियाँ कल्लू हैं। कौन है? मियाँ कल्लू। पटियाला घराना मुझे बताओ किस राज्य में होगा? जानते होंगे इतना, पटियाला घराना भारत के किस राज्य में है? पटियाला घराना, तो ये सबको पता होना चाहिए भैया, पंजाब का है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरबहार, संतूर, सरोद या फिर सितार से? तो क्या बोलेंगे भैया? अलाउद्दीन खान सरोद से संबंध रखते हैं। और सरोद से अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा नाम आता है अमजद अली खान का। क्या बोलेंगे? अमजद अली खान। इनके दो बेटे हो गए, कौन? अमान अली और अयान अली। क्या बोलेंगे? अमान अली खान और साथी आपका अयान अली खान। ये दोनों क्यों चर्चित हैं मुझे बताएं। किस वर्ष इनको बड़ी पहचान मिली थी साथी? किस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों का वितरण हो रहा था? नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे शांति के। तो ये दोनों लोग भी अपने पिताजी के साथ नोबेल पुरस्कारों के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर पहुंचे और वहां पर अपना म्यूजिक प्ले किया था। मेरे पुराने छात्रों के उत्तर आते हुए 2014 नोबेल पुरस्कारों में इन तीनों लोगों ने भाग लिया। क्या बोलेंगे? नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, नोबेल प्राइज वितरित हो रहे थे साथी आपका, क्या बोलेंगे? वितरित हो रहे थे, तब इन्होंने भाग लिया। अली अकबर का संबंध किससे है? अली अकबर भी नोट करें साथी आपका, तो सरोद से हैं। आपसे पूछे दौलत खान का संबंध किससे है? दौलत खान का संबंध भी किससे है? तो आप बोलेंगे भैया सरोद से है। किससे? सरोद से। अच्छा बताइए, ये अलाउद्दीन खान की बेटी कौन है? अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम कोई बता सकता है क्या? बहुत चर्चित रही हैं साथी, उनकी प्रेम कहानी भारत में एक चर्चित प्रेम कहानी रही है। क्या बोलेंगे? सुरबहार की अगर हम बात करते हैं, इसमें आएगा आपका इमरत खान। क्या बोलेंगे? इमरत खान आएंगे आपका, जो सुरबहार से संबंधित हैं। कौन? इमरत खान। और इनकी बेटी का नाम मेरे हिसाब से कुछ बच्चे जरूर लिखेंगे, किसी ने अभी तक नहीं लिखा है। क्या बोलेंगे भैया? शायद कुछ छात्र हमारे जानते होंगे, अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार से संबंधित है, इन्हीं की बेटी है।
दरअसल में इन्होंने फिर धर्म बदल लिया था, ये हिंदू बन गई थी, कि इनकी बेटी थी अलाउद्दीन खान की बेटी थी। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं। तो कौन कौन? शिव कुमार शर्मा मैंने आपको बताए थे, और एक भजन सोपोरी बताए थे। तो सोपोरी याद रख लेना भैया। ऐसे ही एक है आपका अभय सोपोरी, जैसे भजन सोपोरी हैं, ऐसे ही साथी आपका रुस्तम सोपोरी हैं। क्या बोलोगे? ऐसे ही आपका रुस्तम सोपोरी हैं। जैसे एमटीएस में पूछा गया था, रुस्तम सोपोरी किस घराने से जुड़े हुए हैं? रुस्तम सोपोरी किस घराने से जुड़े हुए हैं? सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। किससे? सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। आगे आइए। पावल या पॉलकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला थैंक्स गिविंग उत्सव है? यानी कि भगवान जी को ये धन्यवाद देते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। इसीलिए इस त्योहार को कहा जाता है थैंक्स गिविंग। और इसकी का नाम है साथी आपका थैंक्स गिविंग का स्ट्रॉबेरी उत्सव। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसी को कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसी को कहा जाता है। इसी को साथी हम बोलते हैं आपका फसल पुआल उत्सव। क्या बोलते हैं? फसल पुआल उत्सव। पुआल समझते हैं आप या नहीं? पुआल को ही हम पॉल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार पैडी के ऊपर बड़ा जब पराली होती है, हिंदी में बोलते हैं पराली, इंग्लिश में बोलते हैं आपका पैडी, तो वो क्या हो जाता है आपका, उसको जला देते हैं किसान। सुना है आपने? ये नहीं, किसान धान को बाद में खेतों में जला देते हैं, तो धान का बचा हुआ जो अंश है वो पराली है। थम्स अप करके बताएंगे कि ये वर्ड हम जानते हैं, नहीं जानते तो माने, जो धान का बचा हुआ अंश है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फसल पुआल उत्सव। और भैया कहाँ पर आता है? किसी को कूटने में मजा आता नहीं आता? बोलो भाई फटाफट से। जी भैया, सच में मत कूट देना। मतलब आपस में बहन भाई की जब लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को कूट देते हैं, तो मजा आता कि नहीं? जी भैया। तो मिजोरम में कूट है। ठीक है, मजे। और मजे किस चीज में आएंगे? जितने भी कूट हैं। तो चाप चार कूट हो गया, चाप खा के कुछ लोगों को मजा आ जाता है, चाप चार कूट। मीम देखकर कुछ लोगों को मजा आ जाता है। कूट का मतलब क्या होता है बताएं? मीम, सॉरी मैं बड़ा ऊ बना रहा हूं, ये छोटा ऊ बनेगा। मीम कूट हो गया आपका, खुआदो कूट हो गया, कुछ तो खवा दो यार मजा आ जाएगा, खुआदो कूट हो गया। और जब चाप खाओगे तो कैसे खाओगे? थाल फवांग कूट हो गया, यानी थाल में रख के ही तो चाप खाओगे, सोयाबीन की चाप। जी भैया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सारे कुट हैं। कुट जो वर्ड है इसी का मतलब क्या होता है? कुट वर्ड का मतलब ही होता है साथी आपका फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? कुट वर्ड का मतलब ही होता है भैया फेस्टिवल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि एक केरल का त्योहार बता दो, सिर्फ एक जो ना बताया हो अभी। ओणम कहाँ पर मनता है? केरल में मनता है। ठीक है, वो कल चला जाएगा, तो उसकी ओ आंखें नम करके बैठगी। ओ नम आंखों के साथ बैठिए, क्योंकि केरल वो कल चला जाएगा। कल याद किया करो केरल को, कल चला जाएगा। ठीक है, तो कल चला जाएगा। गुजरात क्या बोलेंगे? यहाँ पर उत्तरायण मनता है साथी आपका, उत्तरायण फेस्टिवल मनता है। हिमाचल प्रदेश का साथी आपका याद रख लेना लावी। क्या बोलेंगे? लावी फेस्टिवल कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का है। रिक्तस्थान में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। दूसरे पूछे ओलंपिक खेल, तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो मुझको ये बताओ दोस्त कि पहले ओलंपिक खेल कब हुए? पहले ओलंपिक खेल कब हुए? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए आपका, आधुनिक पूछ रहा है क्योंकि विकल्प आप देख सकते हैं, विकल्प में प्राचीन कहीं भी नहीं है। पहले ओलंपिक खेल, फर्स्ट ओलंपिक खेल जो आपका साथी कैसे थे? मॉडर्न ओलंपिक थे, आज वाले ओलंपिक थे। ये हुए थे आपका 1896 में। और 1896 में कहाँ पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। क्या बोलेंगे? एथेंस में हुए थे, जो कि आपका 6 अप्रैल से लेकर के साथी आपका 15 अप्रैल तक चले थे। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे किस दिन मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे आप कहेंगे भैया वो ध्यानचंद जी की याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, एसएससी ने पूछा, क्योंकि हॉकी के जादूगर हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ साथी आपका, और ये में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। दूसरे पूछे ओलंपिक खेल, तो मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो मुझको ये बताओ दोस्त कि पहले ओलंपिक खेल कब हुए। पहले ओलंपिक खेल कब हुए? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए आपका, आधुनिक पूछ रहा है क्योंकि विकल्प आप देख सकते हैं, विकल्प में प्राचीन कहीं भी नहीं है। पहले ओलंपिक खेल, फर्स्ट ओलंपिक खेल जो आपका साथी कैसे थे, मॉडर्न ओलंपिक थे, आज वाले ओलंपिक थे, ये हुए थे आपका 1896 में। और 1896 में कहाँ पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। क्या बोलेंगे? एथेंस में हुए थे, जो कि आपका 6 अप्रैल से लेकर के साथ ही आपका 15 अप्रैल तक चले थे। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे किस दिन मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे आप कहेंगे भैया वो ध्यानचंद जी की याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, एसएससी ने पूछा, क्योंकि हॉकी के जादूगर हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ साथी आपका, और ये आपका 29 अगस्त को इनकी मेमोरी में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। वो नेशनल है, वो इंटरनेशनल है। तो पहले तो हुए साथी आपका एथेंस में। मैं बोलूं प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो थे, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो एक ही बार हुए थे, क्या बोलेंगे भैया? वो रोम में हुए थे 776 ईसा पूर्व में। क्या बोलेंगे? 776 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उसने पूछा एग्जामिनर ने कि दूसरे कहाँ हुए, तो दूसरे फ्रांस में हुए और दूसरे हुए पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। मुझे बताओ थर्ड ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे? थर्ड ओलंपिक गेम जो नियर बाई के होते हैं ना, ये सब पता होने चाहिए आपको। थर्ड ओलंपिक गेम्स हुए थे आपका सेंट लुइस में। क्या बोलोगे? सेंट लुइस, जो कि आपका साथी यूएसए में मौजूद है। क्या बोलोगे? यूएसए में मौजूद है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बनेंगे ओलंपिक से। मुझे बताना ओलंपिक साथी, ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो कौन है? ये तो सब जानते होंगे ना, कॉमन थम्स अप बताना मुझे करके। ओलंपिक खेल में छल्ले 5 होते हैं, बैकग्राउंड कलर 6 होते हैं। ओलंपिक खेलों का जनक कौन है बताएंगे? तो ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो पियरे डी कोबार्टिन है। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है साथी, पियरे डी कोबार्टिन का संबंध किस देश से है? ये फ्रांस के एक टीचर थे जिन्होंने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पियरे डी कोबार्टिन थे आपके ओलंपिक खेलों के फादर और ओलंपिक गेम्स। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपका ओलंपिक समिति बनी, ओलंपिक कमेटी कब इस्टेब्लिश की गई? ओलंपिक समिति कब बनी थी? तो क्या बोलेंगे? उसकी डेट है भैया 23 जून। ईयर आप बताएंगे। और इसी दिन को हम बोलते हैं आपका 23 जून, 23 ऑफ जून को साथी हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बोलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन आपका क्या स्थापित हुआ? आपका इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। ये था 23 ऑफ जून 1894 को। तो ये 23 जून एक तो कभी नहीं भूलना है, नहीं भूलेंगे भैया। अच्छा, मुझे बताओ अभी हाल ही में, अच्छा ये भी बताओ 23 जून को हमने कब से इसको मनाना शुरू किया? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 से। शुरुआत इस दिवस की कब से हुई थी? 1948 से। ये डे सेलिब्रेट होना कब से शुरू हुआ? 1948 से। मुझे बताओ 2021 में टोक्यो गेम्स हुए, सब जानते हैं। टोक्यो गेम्स, भारत का प्रदर्शन क्या रहा था? टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक कितनी आई थी? भारत की रैंक साथी कितनी आई थी? भारत का स्थान क्या रहा था? 48th रहा था। क्या जीता था हमने टोक्यो ओलंपिक में? 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 1-2 का 4, क्या बोलेंगे भैया? 1-2 का 4 हमने यहाँ पर जीता था। मुझे बताओ 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? 2024 के साथी ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, पेरिस में। 2028 के ओलंपिक खेल आपसे पूछे तो एलए में, एलए कहाँ पर है?
यूएसए में। LA स्टैंड्स फॉर लॉस एंजलिस। क्या बोलेंगे भैया? लॉस एंजलिस। क्या बोलेंगे जी? लॉस एंजलिस होगा आपका 2032 के कहाँ पर होंगे? आपका 2032 के कहाँ पर होंगे? वो ब्रिस्बेन में होंगे। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन कहाँ पर है साथी? आपका बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 की संभावनाएं कहाँ की हैं? बोलो, 2036 की संभावना कहाँ की हैं? फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त। संभावनाएं कहाँ की है? बहुत संभावनाएं हैं कि वो भारत में होंगे, गुजरात में होंगे। भैया एक बार ध्यानचंद जी का जन्म, ध्यानचंद जी का जन्म साथी इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है। मैंने कुछ गलती से लिख दिया क्या? ध्यान, सॉरी मेरे भाई, इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है, मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वाराणसी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, रियली सॉरी। आगे आएंगे। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएं लंबाई और चौड़ाई कितनी होती हैं? पुरुष कबड्डी खेलते हैं तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो बताओ कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? कबड्डी में साथी आपका, कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो प्लेयर्स कितने होते हैं? तो प्लेयर्स पहले याद रखना कि 7 होते हैं। क्या बोलेंगे? और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? जो मैंने कल बोला आपसे, वाटर पोलो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। और साथ ही आपका नेट बॉल में भी खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऐसे बोलते हैं, तुम नेट कब ऑन करोगी? कब से कबड्डी और नेट से नेट बॉल। तो उसने पूछा तू क्या ले मेरे इंटरनेट को ऑन करने से? उसने बोला कि फिर हम वाटर में पोलो खेलने चलेंगे। ठीक है, तो तुम नेट कब ऑन करोगी? उसने बोला ठीक है, वाटर में पोलो खेलने चलेंगे। इसका क्या मतलब है? उसने बोला अरे मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो 7 खिलाड़ी हैं इन सभी में, 7। ठीक है, तो पुरुषों के लिए जो कबड्डी का मैदान है वो 13x10 मीटर का होता है। अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया साथी आपके लिए, फीमेल का माप कितना होता है? वो 12x10 मीटर होता है। क्या बोलेंगे? 12x10 नहीं, 12x8 मीटर होता है। 12x8 मीटर होता है। क्या बोलेंगे? लेंथ 1 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर कम होती है। क्या बोलेंगे? 12x8 मीटर का होगा। फिर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर जो मैच की अवधि है, यानी ड्यूरेशन ऑफ मैच कितना होता है? उसमें भी कोई डिफरेंस है क्या भैया? जी हाँ, जो मेंस के लिए है वो अवधि कितनी है, और साथ ही जो वुमेन कबड्डी के लिए है वो अवधि कितनी है बताएंगे। मेंस के लिए क्या होता है कि 40 मिनट का गेम होता है, और वुमेन के लिए जो होता है साथी आपका वो 30 मिनट का गेम होता है। अंतर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मेंस का मैच होगा तो 40 मिनट कैसे होते हैं? 20 मिनट पहले हाफ होता है, और फिर साथ ही आपका 5 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर 20 मिनट का सेकंड हाफ होता है। ये क्या है? ये सेकंड हाफ है। और ब्रेक पर फोकस करना, आपसे पूछेगा कि कबड्डी के मैच में जो ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है? तो क्या बोलेंगे? 5 मिनट का। फीमेल्स का 30 मिनट का गेम कैसे होता है? 15 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और फिर 15 मिनट। याद रखेंगे, किसी को भी ये गलत नहीं करना है। अच्छा, फिर मुझे बताएंगे आप लोग कि प्रो कबड्डी लीग, जैसे IPL होता है क्रिकेट में, ऐसे ही कबड्डी में होता है प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुआ था? प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुआ था? तो क्या बोलेंगे? प्रो कबड्डी लीग भैया आपका 2014 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 2014 से शुरू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने अपना 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? 1 दिवसीय समझते हैं, वह जो 50 ओवर्स का होता है। पहले तो वो 60 ओवर का हुआ करता था। आज ओडीआई का मतलब क्या होता है? 1 डे इंटरनेशनल, 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो भारत ने अपना पहला वनडे मैच कब खेला है बताएंगे जी? 1974। बहुत सारे साथियों के उत्तर आए दोस्त, 1975 नहीं, 1974 में खेला है। क्या बोलेंगे? 1974 में खेला है। वर्सेज किसके? इंग्लैंड के खिलाफ हमने खेला है। अच्छा, मुझे बताओ पहला टेस्ट कब खेला इंडियन टीम ने? अपना पहला टेस्ट कब खेला? तो पहला टेस्ट हमने खेला 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला है। मैं आपसे पूछूं पहला T20 भारतीय टीम ने अपना कब खेला? तो T20 हमने 2006 में खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसको याद करने की जरूरत नहीं। पहला हमने
पिंक टेस्ट बॉल, ताकि डे नाइट मैच हो सके। पहला पिंक टेस्ट बॉल हमने किस वर्ष खेला है साथी? आपका क्या बोलेंगे? 2019 में। ये बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब इसमें अगले क्वेश्चन की लेयर आती है कि भारत ने जब अपना पहला वनडे खेला तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन बोलेंगे भैया यहाँ वनडे में? ओडीआई में जो कप्तान थे वो पहले कौन थे? यहाँ पर सारे कप्तान हम लिखेंगे, पहले कप्तान कौन थे? आप बोले वनडे इंटरनेशनल में, तो बोलेंगे भैया आपका अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर पहले जब हमने मैच खेला। और पहले टेस्ट के दौरान कौन थे? पहले टेस्ट के दौरान सीके नायडू, जिनके नाम पर क्रिकेट की सीके नायडू ट्रॉफी होती है, सीके नायडू, ठीक है। पहले टी20 के कैप्टन कौन है हमारे? भैया वीरेंद्र सहवाग थे, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का क्या बोलेंगे? वीरेंद्र सहवाग, या नजफगढ़ के नवाब जिनको हम कहते थे। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2019 में खेला तो भैया चीकू ने कप्तानी की, विराट कोहली ने कप्तानी की। क्या बोलेंगे? विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली ने इसकी कप्तानी की। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आता है, देखना जरा, 1932 में हम स्वतंत्र थे या नहीं थे साथी? बोले यस और नो। बोलेंगे भैया नहीं थे स्वतंत्र। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि एक टीम हमारा, देखो ये सब हमने स्वतंत्रता के बाद खेला, ये भी स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान यानी 1947 में कौन थे? पहले कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान जो टेस्ट के थे वो थे भैया हमारे लाला जी। क्या बोलोगे? लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ थे। कभी गलती नहीं करनी है साथी। आगे आएंगे। द ग्रेट इंडियन नॉवेल द्वारा लिखित है जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। महाभारत को अपने एक फ्रेमवर्क के लिए लिया है। बोलेंगे फटाफट से आंसर करेंगे सारे साथी। बहुत बढ़िया जी, ए विकल्प बहुत सारे साथियों का आया। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, क्या बोलेंगे जी? ये आपका शशि थरूर। क्या बोलेंगे? शशि थरूर। किसके ऊपर है? शशि थरूर ने लिखा है इसको, जो महाभारत पर आधारित है। सरोजनी नायडू ऑप्शन बी। पहले बात करते हैं शशि थरूर जी की, तो शशि थरूर जी की बात बाद में करेंगे, पहले सरोजनी नायडू मुझे बता दो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। द ब्रोकन विंग्स, क्या बोलेंगे? द ब्रोकन विंग्स किसकी हैं? द ब्रोकन विंग्स साथी आपका सरोजनी नायडू की है। और साथ में आपका साथी एक और लिखी थी इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से। कुलदीप नैयर, इनकी पुस्तक याद करें, इंडिया आफ्टर नेहरू। क्या बोलेंगे? इंडिया आफ्टर नेहरू इनकी है। और खुशवंत सिंह की अगर मैं बात करता हूं, द सनसेट क्लब। क्या बोलेंगे? द सनसेट क्लब किसकी है? वो खुशवंत सिंह की है। और साथ ही ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, भारत के विभाजन, दुखद विभाजन के ऊपर लिखी गई पुस्तक है कि पार्टीशन हुआ जब भारत का। क्या बोलेंगे जी? ट्रेन टू पाकिस्तान, वो खुशवंत सिंह की है। अब साथी बात आती है किसकी? शशि थरूर की। शशि थरूर की साथी एक एक बुक आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सोच पाएंगे। तो बोलेंगे शशि थरूर जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? एक बहुत अच्छे ऑथर हैं। तो शशि थरूर क्या बोलेंगे? किस पार्टी से जुड़े हुए? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इनकी बुक है साथी आपका, एक तो पैक्स इंडिका। क्या बोलेंगे? पैक्स इंडिका। एक साथी इनकी पुस्तक है, क्या बोलेंगे? वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम ए हिंदू, मतलब आप अपने हिंदू होने पर कैसे गर्व करें उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। सो बिजनेस, क्या बोलेंगे? सो बिजनेस किसकी बुक है? सो बिजनेस किसकी बुक है? वो शशि थरूर की बुक है साथी। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला था, ये किसकी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछी जाए तब क्या कहेंगे? एरा नहीं, अगर पूछ ले एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। क्या बोलेंगे? आपका अर्थशास्त्री क्या, उन्होंने ज़्यादातर तो साहित्य में काम किया, अर्थ में तो उनका काम बहुत कम है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये कौन है? ये वी.एस. नायपाल हैं। लिटरेचर से ही जुड़े रहे ज़्यादातर, वी.एस. नायपाल हैं आपके। तो क्या बोलेंगे? पैक्स इंडिका हो गई। एक साथी इन्होंने लिखी अम्बेडकर ए लाइफ।
एसएससी बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। अंबेडकर ए लाइफ, बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी उनके जीवन पर। रायोट दंगे, रायोट ए लव स्टोरी किसकी है, रायोट ए लव स्टोरी किसकी है, वो भी इन्हीं की है साथी। और बुकलेस इन बगदाद, ये 7 इनकी चर्चित किताबें हैं, बार बार एसएससी रिपीट करती है। बुकलेस इन बगदाद, क्या बोलेंगे, बुकलेस इन बगदाद। बगदाद बताएंगे किस देश की राजधानी है, क्या बोलेंगे, बगदाद किस देश की राजधानी है। सर स्ट्रॉबेरी महोत्सव तो आपका मेघालय का है, आपने मिजोरम बता दिया, साथ ही दोनों जगह होता है आपका। ऐसा नहीं है दोस्त कि एक फेस्टिवल एक ही जगह मनेगा, कुछ भारत के ऐसे फेस्टिवल्स हैं, जैसे लोसर है, वो तिब्बत के क्षेत्र के सारे उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक मैंने कोई बता दिया तो दूसरे राज्य में नहीं मन सकता। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग या विषय सही सुमेलित नहीं है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भाग आपका, फिर अनुसूची, और फिर हम चलेंगे आर्टिकल 1 से 395 की ओर। तो भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जी हाँ। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से 35, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से 35। इसमें भाग 1 कहीं पर है, नहीं जी। जो भारत के संविधान का पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, यानी कि आपका यूनियन और उसका जो स्टेट है। और इसमें आर्टिकल आते हैं आपका आर्टिकल 1 से 4, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 1 से 4। फिर शुरू होता है हमारा भाग 2 जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, और इसमें अनुच्छेद आते हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, क्या बोलेंगे। और फिर आता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर आता है भाग 4 जिसमें साथी डीपीएसपी को बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। कितने से कितने तक अनुच्छेद आएंगे डीपीएसपी में, बोलो। तो डीपीएसपी में आते हैं भैया 36 to 51, ठीक है, और 51, ठीक है। और 51 के बाद में फिर आता है भाग 5, जी नहीं। जैसे ही साथी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी किस में बताई गई हैं, भाग 5 में नहीं बताई गई, ये बताई गई हैं आपका भाग 4A में। ए का मतलब क्या होता है कि मूल संविधान में नहीं था। आप कहीं भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ABC पार्ट देखें, इसका मतलब है वो बाद में जोड़ा गया है, तो भाग 5 नहीं होगा, क्योंकि भाग 5 में तो क्या आता है आपका, फिर संज्ञेय शक्तियाँ आने लगती हैं। तो क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आएगा आपका भाग 4A में। याद रखेंगे कितने आर्टिकल हमने बोले, पहला भाग A राज्य क्षेत्र में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक बोलें, तो भैया आर्टिकल 1 से 4 तक आएगा। अगर मैं बात करूँगा भाग 2 की, तो इसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में बताएं कितने से कितने तक आर्टिकल, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसमें यूनियन और इट्स स्टेट्स की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की बात की गई है। इसमें साथ ही आपका सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है, यहाँ पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। 4 में साथ ही डीपीएसपी की बात की गई, और डीपीएसपी किस अनुच्छेद से आएंगे, आर्टिकल 36 to 51 आएंगे। और इसमें बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी की, और साथ ही फिर आता है 4A, इसमें बात की गई है आपका किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल दिया मैंने, वहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है भाग 3 में, अभी हम बात कर रहे थे, यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। किसकी, मौलिक अधिकार, जरा बताएं मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं। फंडामेंटल साथी आपका 4A में ड्यूटीज़ आती हैं, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या साथी कितनी है मौलिक कर्तव्यों की, तो उनकी संख्या है मेरे प्यारे दोस्त आपका 11 वर्तमान में। इसको हमने कहाँ से लिया, रूस से। मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया है। सारे साथियों का आंसर भी आया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को, इसमें मैं आपको कुछ और बता देता हूँ आगे। भाग 4 हो गया आपका, थोड़े से और जान लो। इसमें 4 तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आते हैं आपका भाग 5 पर। भाग 5 में क्या आएगा साथी, आपका संघ आ जाता है, संघ अर्थात यूनियन की बात आ जाती है आपकी, और वो है आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। फिर आता है आपका भाग 6 जिसमें राज्य की बात की गई है, स्टेट की बात की गई है,
और उसमें आर्टिकल आते हैं आपका 152 से लेकर के 237, ठीक है। भाग आपका 7 आता है, उसमें राज्यों की बात की गई है, ऐसे राज्य जो 20 श्रेणी के हैं। ये 20 श्रेणी का मतलब है आपका ये आर्टिकल 238 में डिफाइन की गए हैं। भाग 8 आता है साथी, वो यूटी के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। 38 हो गए तो 239 से 242 तक आर्टिकल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निरंतर पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे? जो निरंतर पूछे जाते हैं, आपसे हमेशा पूछेगा। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, फिर साथ ही आपका 51A आ जाता है। ये किस में आएगा? आपका भाग 4A, और आर्टिकल आपका आता है इसके लिए मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल 51A आता है। फिर 52 से 151, फिर 152 से 237 आता है, फिर आपका 238 आता है, और 239 से 42 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत शानदार। आगे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बोलेंगे भी फटाफट से। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, भाग बना लेंगे। 7 पार्ट को निरस्त किया गया, निरस्त अर्थात उसका अगला भाग बना लेंगे। 7 निरस्त है, याद रख लेंगे इस बात को। जैसे कुछ बच्चे, हमारा एक बच्चे ने लिखा, ये जो भाग 7 हम लिख रहे हैं ना, राज्य बी प्रकार अर्थात छठा का था, इसे क्या कर दिया गया, जो 1956 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, यानी इस भाग को गिना नहीं जाता। ठीक है, राज्य बी प्रकार जो है उसको गिना नहीं जाता। क्या आता था उसमें? राज्य जो बी प्रकार के राज्य, तो उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लिख लेंगे इस बात को। सूची का मिलान करें। भारत के संविधान का ये रोमन नंबर कितना है? भाग 15 है। ठीक है, ये भाग क्या है साथी? आपका 17 है। XV 15 2 17, XV 3 अर्थात भाग 18 हो गया, और भाग 20 हो गया। तो इसमें बताएंगे कौन सा होगा। तो संविधान का भाग 15 किसके बारे में बताता है, 17 किसके बारे में बताता है, 18 और 20 किसके बारे में बताता है? तो क्या कहेंगे? संविधान का भाग 15 बताता है भैया आपका संविधान संशोधन के बारे में बताता है। क्या बोलेंगे जी? संविधान संशोधन के बारे में? जी भैया, संविधान संशोधन के बारे में नहीं जी, निर्वाचन के बारे में बताएगा। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। भाग 17 किसके बारे में बताता? राजभाषा। मुझे बताएं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? क्या बोलेंगे? संविधान का भाग आपका 18, ये किसके बारे में बताएगा साथी? आपका ये इमरजेंसी के बारे में, और भाग 20 आपका संविधान संशोधन के बारे में। क्या बन जाएगा? बोलेंगे 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 बन जाएगा। एकदम से ठीक होगा, एकदम से साथी ठीक होगा। एक प्यारे दोस्त का लगातार कमेंट आ रहा है, संडे को क्लास लेके आना, संडे को क्लास लेके आना। मेरे दोस्त, तुम यही क्लासेस बचा लाना, गैप जरूरी है। मैं तो इसको मंडे से फ्राइडे ही रखता था, लेकिन इस बार हमारे एग्ज़ाम फिर लगातार हैं, फिर उससे अगर हम 5 दिन चलते मंडे टू फ्राइडे तो हमारी चीज़ें फिर कवर नहीं हो पाती। ठीक है, आगे आए। सर जी, आपने बोला T20 2006 में खेला, लेकिन कल आपने बताया T20 2007 में शुरू हुआ। बेटा क्या यार, रिसर्च किया करो थोड़ी सी, ये नहीं पूछना है। 2007 में वर्ल्ड कप हुआ है T20 का पहला। T20 शुरू नहीं हुए हैं 2007 में, T20 का वर्ल्ड कप हुआ। तो पहले खेल रहे होंगे ना सब, तभी तो वर्ल्ड कप कराया सबका, या शुरुआत ही वर्ल्ड कप से कर दी? थोड़ा सोचना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुसूची और सूची 2 विषय। उत्तर के अलावा कोई बात नहीं करनी है साथी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आंसर के अलावा कोई बात ना करें। तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है, 7वीं में क्या है, 8वीं में क्या है, ये आपको बताना है। उससे पहले मुझे बताओ, पहली अनुसूची में जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? सीधी सी बात है, संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की बात की गई है, संघ और उसके राज्यों की बात की गई है। सेकंड शेड्यूल में साथी क्या है आपका? बोलेंगे सेकंड में साथी क्या है आपका? सैलरी की बात की गई है, जो राजनयिक हैं उनके वेतन की बात की गई है। अच्छा जी, यहाँ पर आता है फिर आपका तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है आपका? शपथ को बताया गया है। किसको? ओथ को बताया गया है। चौथी अनुसूची में साथी क्या बताया गया है? जो राज्य विधान परिषद है, यानी राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है। ठीक है, चौथी हो गई आपका साथी
अगर हम बात करें आपका 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 5वीं अनुसूची में साथी क्या बताया गया है, एससी और एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है, एससी एसटी का प्रशासन बताया गया है। क्या बोलेंगे, एससी एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका एससी एसटी का प्रशासन बताया गया है। 6ठी अनुसूची में बताइए साथी क्या बताया गया है, तो 6th शेड्यूल में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। किसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, छठा पूछा है ना शायद क्वेश्चन में, छठा नहीं पूछा, 7वां पूछा है। 7वीं अनुसूची में साथी क्या है आपका, क्या बोलेंगे आपका, और 7वीं अनुसूची में तो सारी की सारी आपकी लिस्ट बताई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को बताया गया है। 8वीं अनुसूची में साथी क्या है, भाषाएं हैं, लैंग्वेज बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, अभी हम क्रम से जानेंगे कौन कौन सी भाषा कैसे होती है। जब हम भाषा पे पहुंचेंगे तो अभी हम जानेंगे सिर्फ 22 भाषाएं होती है। लेकिन मुझे बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, क्या 22 थी? जी नहीं भैया, 14 + 8 याद रखेंगे। मूल संविधान में 14 थी, 8 बाद में जोड़ी गई। 8 कब जोड़ी गई हैं आपका, 8 भैया बाद में, जैसे सिंधी को बाद में, आपका नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को बाद में, फिर बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो 8 जोड़ी गई हैं। तो क्या क्रम बना हमारा, 2, 1, 4 और 3। ये मिलान कर पाते हो ना साथी, ये मिलान कर पाते हो ना, यही जटिल क्वेश्चन है, यही जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि अब एसएससी का फॉर्मेट बदल रहा है। वो सही मिलान और फैक्ट के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, वो आपको लिख करके देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना इसमें, बस ध्यान से पढ़ना है। यहाँ समय लग सकता है लेकिन एग्जाम में समय नहीं लगना चाहिए। आगे आएंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? अभी मैंने बताया 6th में, 5th में तो मैंने बताया एससी एसटी का प्रशासन है। 6ठे में क्या बताया हमने आपको, 6ठे में मैंने आपको बताया असम, फिर से बोलते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। तो त्रिपुरा और साथ ही आपका क्या है, मिजोरम, तो त्रिपुरा विकल्प में आपका मौजूद है। त्रिपुरा और मिजोरम इन क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है, ये बात याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब अभी हमने कुछ सीखा तो उसको मिलान करना है। ठीक है, तुरंत क्या बोलेंगे जी, तीसरी अनुसूची वो शपथ का फॉर्म बताती है। तीसरी अनुसूची में क्या शपथ को बताया गया है? जी भैया, अभी हमने बात की, पहले में संघ और राज्य, दूसरे में किसकी बात हुई है, राजनयिकों के वेतन की, सैलरी की बात हुई है, तीसरे में शपथ की बात हुई है। 7वीं अनुसूची में क्या 3 विधायी सूचियां हैं? जी भैया, कौन कौन सी हैं 7वीं में? एक तो केंद्र सूची है, कौन सी बोलेंगे, केंद्र सूची जिसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। एक आपका स्टेट लिस्ट होती है जिसको राज्य सूची हम कहते हैं, और एक आपका भैया कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे फटाफट से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे उसको, समवर्ती सूची उसको हम कहते हैं, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या भाषाएं हैं? जी भैया, हमने अभी जाना। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य की बात की गई है। किसकी? पहली अनुसूची में संघ और राज्य की बात की गई है। अच्छा मुझे बताएं, पंचायत किस में आता है? फिर पंचायत किस अनुसूची में आएगा? जो साथी आपका विलेज काउंसिल है वो आता है आपका कौन से शेड्यूल में? वो आता है आपका भैया शेड्यूल 11 में। और एक आता है आपका नगर पालिका, जो म्यूनिसिपैलिटी है आपका साथी, नगर पालिका के लिए कौन सा शेड्यूल है? तो उसके लिए शेड्यूल है आपका शेड्यूल 12। क्या बोलेंगे? उसके लिए आपका अनुसूची है 12। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत हैं, 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पालिका है। नगर पालिका के लिए जो कुल विषय हैं वो 18 सब्जेक्ट है इसमें। क्या बोलेंगे? 18 आइटम इसमें है। और पंचायत में जो है साथी आपका 29 सब्जेक्ट हैं। क्या बोलेंगे? 29 सब्जेक्ट, 29 विषय हैं। क्या बोलेंगे? 29 विषयों पर बात की गई है 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में आपका 18 विषयों पर बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आए। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? अभी मैंने आपको बताया कि संघ सूची जो है, मुझे बताएं कौन सी अनुसूची में आएगी? तो 7वीं अनुसूची में 3 आपका सूची बनाई गई हैं। क्या बोलेंगे? ये 7th शेड्यूल में है। किस में है?
सातवीं अनुसूची में है। किसमें है? ये सातवीं अनुसूची में साथी है। तो कितने विषय हैं आपका? तो ऐसा प्रश्न आपको आज भी देखने को मिलता है 97, 97, 97। लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी पुराना डेटा हो चुका है, तो अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 97 तो चुनना पड़ेगा, लेकिन अब पूछता नहीं है। अब संख्या कितनी हो गई है इसमें? बढ़ करके 100 हो गई है। तो प्रेजेंट में आप कहेंगे भैया हमारी 3 सूची अभी भी मैंने आपको बताई। संघ सूची में कितने विषय हैं? बोलो। जो सेंट्रल लिस्ट है आपकी, जो साथी सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? उसमें साथी विषय हैं आपके 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं बताएंगे? राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची जो आपका साथी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें पहले आपका क्या बोलेंगे? अभी 61 है, पहले 66 होते थे। पहले होते थे, पहले 66 थे, यानी कि अभी कितने कम हो गए? तो 5 कम हो गए। तो 5 कहाँ बढ़ा दिए गए? वो बढ़ा दिए गए समवर्ती सूची में। 5 ऐसे विषय थे, उनको पहुंचा दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में साथी आपका। किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में उसको पहुंचा दिया गया। और वहां पर जो विषय होते थे आपका पहले 47 होते थे, तो क्या बोलेंगे? पहले 47 थे, अभी उनकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। तो 5 राज्य सूची के विषय। अब इस बात का क्या मतलब है भैया समझे? संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाती है? वो साथी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी। राज्य सूची पर जैसे यूपी की गवर्नमेंट बनाएगी, तो यूपी गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। और इस पर क्या बनाते हैं? दोनों कानून बना सकते हैं। क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? इन पे सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, विकल्प देता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था? तो 5 हैं आपके। कभी ऐसा भी दे देगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसको नहीं भेजा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं साथी? 5 विषय कौन कौन से हैं? उसमें से पहला विषय आपका आता है शिक्षा अर्थात एजुकेशन। दूसरा साथी उसमें आता है आपका जंगल अर्थात फॉरेस्ट। तीसरा साथी उसमें आता है आपका जंगली जो जानवर हैं, यानी कि वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, जंगली जानवर और साथी आपका पक्षी के संरक्षण को लेकर के ये विषय। क्या बोलेंगे? आपका वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के आपका प्रोटेक्शन को लेकर के। चौथा जो विषय है साथी उसमें वो आता है बाट और माप को, यानी कि वेट एंड मेजरमेंट्स, वेट एंड मेजरमेंट्स। और पांचवा आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। भाई ऐसा थोड़ी है देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो हैं। तो सभी जो न्यायालय हैं, जो सभी कोर्ट हैं छोड़कर सभी कोर्ट का जो प्रशासन है, मतलब वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, किसमें? आपका कोर्ट एक्सेप्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके बाकी कोर्ट का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये 5 है। क्या बोलेंगे फिर से भैया? कौन कौन से 5 हैं? एक तो एजुकेशन हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया आपका, एक वेट एंड मेजरमेंट हो गया, एक साथी वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन को लेकर के हो गया, और एक हो गया क्या बोलेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स एक्सेप्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके अन्य कोर्ट का प्रशासन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। कौन से हैं जो कच्छ प्रदेश में आएंगे? कच्छ प्रदेश में, कच्छ मतलब कहां पर पड़ता है भैया? कच्छ पड़ता है भैया गुजरात में। कच्छ गुजरात में है आपका। और गुजरात में कौन कौन से हैं आपका? देशलपुर है जी क्या, या नहीं है? जी भैया देशलपुर है, धौलावीरा है। लोथल भी तो भैया गुजरात में है, लेकिन कच्छ क्षेत्र में नहीं है। लोथल को याद रख लेना, ये खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम खंबावत एरिया बोलते हैं, खंबावत एरिया में है, ठीक है। और रोजदी किस में है? ये खंबावत एरिया में है, खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। सिर्फ 1 और 2 ऐसे हैं जो कच्छ प्रदेश में। स्थल चारों गुजरात के हैं। आज के बाद गुजरात के अंदर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात में कच्छ एरिया में कौन कौन आएंगे? देसलपुर और साथ ही धौलावीरा। और बाकी दोनों महत्वपूर्ण जगह कहां पर है? वो खंबात एरिया में है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग जो शुद्ध नहीं, 10 राग युद्ध, क्या बोलेंगे? 10 राग साथी जो वॉर था आपका, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बड़ा माना जाता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में इसका वर्णन आता है कि राजा सुदास आया और यहाँ के कबीलों से उसने लड़ा युद्ध। क्या बोलेंगे? सतुद्री
विपासा, परुषणी या विपास्ता, क्या बोलेंगे, या फिर आपका वितास्ता होगा। सारे दोस्त बोलेंगे परुषणी 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 परुषणी, ज्यादातर साथियों का उत्तर आया। अर्थात आप कह रहे हैं कि परुषणी अर्थात कौन सी नदी थी, रावी नदी के तट पर। रावी नदी का ही पुराना नाम क्या है, रावी नदी का जो पुराना नाम है साथी वही है आपका परुषणी, क्या बोलेंगे, परुषणी। और इसका जो वर्णन आता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है, क्या बोलेंगे, 7वें मंडल में। कितने राजाओं को हराया था भैया, 10 राजाओं को हराया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता है, मुझे बताओ ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में साथी मंडल कितने हैं, तो क्या बोलेंगे, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। अष्टक आपसे पूछे अष्टक कितने हैं, तो अष्टक भैया वहाँ पर 8 हैं। आपसे अध्याय अर्थात चैप्टर पूछे तो आप कहेंगे 64 हैं। मंत्र आपसे पूछे तो 10,562, उनकी एग्जाम में कई बार ये अलग भी मिलते हैं, कई बार 462 पूछ लेता, कई बार 552 पूछ लेता, वो नज़दीकी उत्तर होंगे, उनसे घबराना नहीं है। आपसे पूछ ले साथी सूक्त कितने हैं, सूत्र कितने हैं, तो सूक्ता हैं आपके 1028, क्या बोलेंगे, सूक्त हैं आपके 1028। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में साथी आपका जो व्यवस्था बताई गई कि लोग कैसे रहते थे, तो उसमें बताया गया कि आपका जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो कुल होती थी। पहला कुल मिलकर के आपका साथी बनाते थे ग्राम, ग्राम मिलकर के साथी आपका बनाते थे विश, क्या बोलेंगे, ग्राम मिलकर के बनाते थे विश, ये तीसरी यूनिट बन जाती थी। यानी पहले कुल मिलकर के बनाते थे, कुल बोलते फैमिली को, ठीक है, वो फिर एक ग्राम अर्थात विलेज बना लेते थे। विलेज मिलकर के एक साथी आपका आज के ज़माने का तहसील जैसा, विश जैसा एरिया, विश मिलकर के साथी आपका जन, और जन मिलकर के अर्थात जनपद, राज्य को कहते थे, जैसे महाजनपद आप पढ़ते होंगे। महाजनपद कितने थे इतिहास में, बताएंगे कितने महाजनपदों के बारे में आप जानते हैं, तो राष्ट्र बनता था, कहीं भी जनपद वर्ड का जिक्र नहीं आता। ये एक व्यवस्था थी जिसको आप याद रखेंगे, ये क्रम भी कई बार पूछता है। तो कुल आपका ग्राम, विश, जन और राष्ट्र होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, बोलेंगे जी ऋग्वेद किसके आधारित है, यजुर्वेद का संबंध किससे है, सामवेद का संबंध किससे है, और अथर्ववेद का संबंध किससे है। ये तो सारे दोस्त आपको जानना भी चाहिए जो नहीं जानता हो। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद हमारे 4 हैं। तो ऋग्वेद में क्या आता है कि आपका प्रार्थनाएं की गई हैं, कि किसी ईश्वर से जो प्रार्थना की जाएगी वो किस प्रकार की जाएगी। सूर्यदेव से प्रार्थना करोगे तो क्या विधि होंगी आपकी। यजुर्वेद में साथी क्या बताया गया है, आपका कर्म कांड, जैसे आप अपना शादी विवाह जो रीति रिवाज करते हैं उस समय जो आपके मंत्र उच्चारण होते हैं। सामवेद किसको बताता है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, आपका संगीत को। और अथर्ववेद में साथी आपका तंत्र मंत्र वशीकरण आदि को बताया गया है, ठीक है। मुख्य बात कौन कौन सी है आपकी, प्रार्थनाएं, वशीकरण, कर्मकांड और संगीत। तो क्या बन जाएगा, बोलेंगे जी आपका 4 हो गया साथी, 2 हो गया, 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन ए हो गया, एकदम से ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं आपसे पूछूं वेदों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे वेदाज तो भैया 4 हैं। मैं पूछूं वेदांगों की संख्या कितनी है हमारे देश में, वेदांगों की संख्या है आपकी 6। कौन कौन से 6 वेदांग है भैया, वो हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, लिख लेना इनको, पूछ लेता निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण है आपका, निरुक्त है, छंद है। ये सब बताते हैं कि वेदों को किस प्रकार पढ़ा जाएगा, उच्चारण किस प्रकार होंगे, पंक्तियां किस प्रकार बनेंगी, आपका किस तरह से उनको सिखाया जाएगा, उस सब को। मुझे बताओ साथी आपका उपनितनी है हमारे देश में, वेदांगों की संख्या है आपकी 6। कौन कौन से 6 वेदांग है भैया, वो हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, लिख लेना इनको, पूछ लेता निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण है आपका, निरुक्त है, छंद है। ये सब बताते हैं कि वेदों को किस प्रकार पढ़ा जाएगा, उच्चारण किस प्रकार होंगे, पंक्तियां किस प्रकार बनेंगी, आपका किस तरह से उनको सिखाया जाएगा, उस सब को। मुझे बताओ साथी आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है।
उपनिषद, उप माने आ, निषद माने निकट, गुरु के समीप बैठकर जो सीखते हैं उनकी संख्या कितनी है? 108 है। ये हमेशा याद रख लेना। पुराण कभी पूछे हमारे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण साथी आपके 18 हैं। क्या बोलेंगे? पुराण भैया हमारे 18 हैं। आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नदियों के प्राचीन नाम बताने हैं आपको। प्राचीन नाम, सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी का तो आप अभी बता सकते हैं, अभी बताया, रावी होगा। सतुद्री का पुराना नाम जरा सोचें। विपाशा का पुराना नाम क्या होगा? तो सतुद्री का क्या है साथी? आपका सतलज है। क्या होगा? सतलज है। अब जब ऐसे मिलान तुम करो ना, कभी भी मैं क्लास में पूछ रहा हूं तो कागज लेके ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो ए का क्या उत्तर होगा, तो अपना एक मिलान बनाया करो कॉपी पे। विपाशा किसका है साथी? व्यास का है। और सरस्वती है घग्गर यानी कि आपका हाकरा का। तो क्या बन जाएगा आपका? 5 5 1 5 1 3 2 5 1 3 2। ऑप्शन बी साथी सही हो जाएगा। मुझे बताओ काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? एंशिएंट नेम ऑफ काबुल रिवर। काबुल नदी का जो साथी आपका पुराना नाम है वो क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? काबुल का बताना है आपको। गंडक का बताओ साथी मुझे, गंडक रिवर का सबसे पुराना नाम क्या था? मुझे बताओ आप झेलम का पुराना नाम क्या था? किसका? झेलम का पुराना नाम साथी क्या था आपका? गोमती का पुराना नाम बताओ। गोमती का पुराना नाम बताओ। चेनाब का पुराना नाम क्या होगा? चेनाब रिवर को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? तो काबुल को क्या बोलेंगे भैया? कुंभा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुंभा नाम से जाना जाता था। गंडक को बोलते थे सदा नीरा। क्या बोलेंगे? सदा नीरा कहते थे। झेलम का साथी आपका वितास्ता था। क्या था? वितास्ता था। गोमती का साथी आपका गोमल था। क्या था? गोमल। और चेनाब का था अस्किनी। क्या बोलेंगे? चेनाब का था भैया अस्किनी। क्या बोलेंगे? अस्किनी। यानी कि कुंभा आपका सदा नीरा होगा। क्या बोलेंगे? सदा नीरा होगा भैया, सदा नीरा। और वितास्ता हो जाएगा आपका झेलम का, जिसके किनारे वितास्ता का युद्ध बोलते हैं। गोमल होगा आपका और अस्किनी होगा। क्या हो जाएगा? अस्किनी। ये किसका प्राचीन नाम था? ये आपका चेनाब का प्राचीन नाम था। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर मौजूद है? डोडा बेट्टा बताएंगे। कार्डोमम पहाड़ियों पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, नल्लामाला की पहाड़ियों पर है, या नीलगिरी की पहाड़ियों पर है? तो डोडा बेट्टा की साथी जब कभी भी बात आए तो हम कहेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं जी आपका? तो हम कहेंगे भैया ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अच्छा, फिर हम बात करते हैं आपका डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? सारे दोस्त बोलेंगे। डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है, ये साथी इसकी डिजिट्स आपको पता होनी चाहिए, 2637 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलोगे? ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? सबसे ऊंची चोटी है आपका, सबसे हाईएस्ट पीक है। ऐसे ही साथी कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये पड़ती हैं आपका कहाँ पर? केरला, और थोड़ा सा हिस्सा इनका पड़ता है तमिलनाडु में भी। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ याद रख लेना, ये पश्चिमी घाट यानी कि कहाँ पर हैं? वेस्टर्न घाट में है साथी। और वेस्टर्न घाट की, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर? अन्नामलाई से। तो अन्नामलाई जो यहाँ पर नाम पड़ता है अन्नामला पहाड़ियों में, वो पीक कौन सी है? वो अनाईमुडी है। तो इसके लिए क्वेश्चन बनता है, अनामुडी भी बोल देते हैं कई बार और अनाईमुडी भी। अनाईमुडी वो कहाँ पर है? आपका अन्नामलाई में। अनाईमुडी कितनी ऊंचाई है इनकी? तो 2695 मीटर है। तो कभी भी पूछे आपसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या पूछ ले अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपका, या पूछ ले अनाईमुडी चोटी कहाँ पर स्थित है, और साथ ही या पूछ ले आपसे प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी साउथ इंडिया भी पूछ ले आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप तो समझते हैं, प्रायद्वीप भारत से हमारा मतलब होता है हमेशा क्या बोलेंगे? वह भारत जो जल से घिरा हुआ है।
उस एरिया को हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। मुझे बताएंगे दक्षिण भारत की, या सबसे पहले बताओ दक्षिण भारत की, दूसरी भी छोड़ो, पहले बताओ पूर्वी घाट समझते हैं ना, यस और नो। ये वाला हिस्सा कौन सा, अरब सागर वाला, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, यानी कि यहां से लेकर के बंगाल तक। इधर बंगाल की खाड़ी वाला जो है, बंगाल की खाड़ी वाला, इधर कौन है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। मुझे बताओ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। अभी एनसीईआरटी में भी ये नहीं बदला है, सबसे ऊंची चोटी क्या बोलेंगे, दो विकल्प इसके बनेंगे साथी आपका, एक तो याद रख लेना, एक बनेगा आपका, अगर मैं बात करूं किसको, जिंदागदा, जिंदागदा, जिंदागदा पहाड़ियां सबसे ऊंची हैं। आप बोलेंगे भैया कैसे, 1690 मीटर की हैं, और साथ ही ये आपका आंध्रा में है, कहां पर हैं, आंध्रा में मौजूद है। दूसरी पहाड़ियां आपकी बनती हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, क्या बोलोगे, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, क्या बोलेंगे यहाँ पर, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, जो साथी कहां पर हैं आपका, उड़ीसा में स्थित हैं, उड़ीसा में, जिनकी ऊंचाई है दोस्त आपका 1501 मीटर। तो कौन सी लिखेंगे, अगर कभी याद रख लेना आपके एग्जाम में जिंदागदा विकल्प में है तो समझ जाना कि एग्जामिनर जिंदागदा के बारे में जानना चाह रहा है। अभी साथी एनसीईआरटी में भी महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, अगर जिंदागदा विकल्प में नहीं है तो क्या चुनेंगे। बात समझ में आई, थम्स अप करें, क्योंकि आपका एक दल 2011 में इसकी ऊंचाई को मेजर कर चुका है 1690 मीटर। तो ऐसा वो कई परीक्षाओं में आपका ये पूछा गया साथी, आपका असम जेई में, तो वहां पर उत्तर जिंदागदा पूछा गया, लेकिन एसएससी ने अभी ऐसा विकल्प नहीं दिया है, पूछा जाए तो ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये कहां पर है, ईस्टर्न घाट पर है, ईस्टर्न घाट पर है, याद रखेंगे। अच्छा मुझे बताओ पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे ही एक विकल्प यहां पर भी बनेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट पश्चिमी घाट की, तो वो बनेगी मीज़ा पुलीमला, क्या बोलेंगे, मीज़ा पुलीमला, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि मीज़ा पुलीमला जो है साथी उसकी हाइट है आपकी 2640 मीटर, और ये कहाँ पर है, केरल में है। तो मुझे बताएं ये साथी आपका ज़्यादा हो गई कितने मीटर, 3 मीटर ज़्यादा हो गई नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी से भी। डोडा बेट्टा से, डोडा बेट्टा की कितनी बताई, 2637, कितने मीटर ज़्यादा है, 3 मीटर। तो कभी डोडा बेट्टा के साथ में ये विकल्प मिले, अभी मिलता नहीं है एग्जाम में, एनसीईआरटी की भी किताबों में अभी उसमें क्या है, चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो बचते हैं एग्जामिनर, लेकिन एग्जामिनर शामिल कर रहा है तो क्या बोलेंगे भैया, डोडा बेट्टा से ऊंची सेकंड हो जाएगी मीज़ा पुलीमला। पूछे मीज़ा पुलीमला कहाँ पर है, केरल के इडुक्की जिले में है, क्या बोलेंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट फिर होगी। ऑप्शन हुआ, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डोडा बेट्टा हम चुनेंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आएंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। भारत के राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है आपको, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या होगा, राजस्थान, तो तमिलनाडु की डोडा बेट्टा होगी आपका, राजस्थान का साथी गुरु शिखर चोटी है आपका, नागालैंड की साथी सारामती है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी। तो क्या ऑप्शन बना बताएं जी, 4 हो गया आपका, 4-3, तो 4-3-2-1 एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से साथी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे बताना, यहाँ पर मैं कुछ पहाड़ियों के नाम आपसे पूछूंगा। बटेश्वर पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं, बटेश्वर हिल्स बताएं जी, बटेश्वर हिल्स किस राज्य में है साथी, ये भागलपुर बिहार में स्थित है, कहाँ पर हैं, भागलपुर बिहार में स्थित हैं। मैं आपसे पूछूं साथी, बेल्लारी की पहाड़ियाँ, बेल्लारी तो माइंस भी हैं, बेल्लारी की हिल्स कहाँ पर हैं, तो क्या बोलेंगे भैया, कर्नाटका में है, कहाँ पर है, कर्नाटका में स्थित हैं। तीसरा मैं आपसे पूछूं, चिन हिल्स कहाँ पर हैं, चिन हिल्स साथी आपका मणिपुर में है, कहाँ पर है, चिन हिल्स मणिपुर में है। मैं आपसे पूछूं साथी, घोसी हिल्स कहाँ पर हैं, ठीक है, घोसी हिल्स आपका कहाँ पर है, तो कहाँ पर बताएंगे भैया, घोसी हिल्स है हमारा महेंद्रगढ़ अर्थात हरियाणा में, कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। मैं आपसे पूछूं साथी, मुझे बताएं गढ़ जात की हिल्स कहाँ पर हैं,
गडजात हिल्स भारत में कहाँ पर चर्चित हैं? ये गुजरात में है। गडजात हिल्स कहाँ पर हैं? गुजरात में है साथी आपका। और आपका मांडन झील कहाँ पर है? मांडव भी जिनको हम कहते हैं वो भी साथी आपका गुजरात में है। सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बोलें। सेवरॉय की जो साथी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? वो साथी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे आएंगे, देख लिया एक बार, देख लेंगे। मांडव सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। आगे आएंगे। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं? इलायची जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्डामम हिल्स भी कहते हैं। कार्डामम की पहाड़ियाँ भी हम कहते हैं। तो ये कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम की जो साथी आपका पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो कार्डामम की पहाड़ियाँ जिनका अन्य नाम साथी आपका, कार्डामम तो है ही, अन्य नाम जो है आपका, एक नाम और है येला माला की पहाड़ियाँ। क्या बोलोगे? येला माला हिल्स भी इनको कहते हैं। येला माला हिल्स भी इनको कहते हैं। और ये कौन से घाट पर हैं? ये आपका वेस्टर्न घाट पर हैं, अर्थात ये आपका पश्चिमी घाट पर हैं। कहाँ पर हैं? पश्चिमी घाट पर स्थित है येलामाला। येलामाला तो कहाँ बोलेंगे? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश होगा। तो सबसे ज़्यादा भाग इनका चूंकि केरल में है तो कुछ भाग कहाँ पर? तमिलनाडु में भी, लेकिन ज़्यादा भाग केरल में है। तो किसका चुनाव करेंगे भैया? केरल का चुनाव करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ लिखी हुई हैं। गारो पहाड़ी कहाँ पर है? मिरी पहाड़ी कहाँ पर है? कोलीमलाई पहाड़ी कहाँ पर है? और डालमा कहाँ पर है? बोलेंगे जी, डालमा कहाँ पर है? तो क्या कहेंगे? गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं साथी आपका? गारो, खासी और आपका जयंतिया, ये कहाँ की हैं? ये आपका मेघालय की पहाड़ियां हैं। मिरी कहाँ की पहाड़ियां हैं साथी बताएंगे? मिरी कहाँ की पहाड़ियां हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, मिसमी की भी है वहां पर। कोली मलाई की पहाड़ियां कहाँ पर हैं साथी? मलाई रूट वर्ड तो क्या बोलेंगे? मलाई तो ज्यादातर तमिलनाडु होगा। मिल, मल, मिल, न, याद रख लेना। डलमा का क्या होगा? आपका झारखंड होगा। मैले, मैले, तमिल, 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 ये याद रखेंगे। डलमा कहाँ की हैं? झारखंड की है। तो क्या बनेगा साथी आपका? 1 3 2 4 बन जाएगा। 1 3 2 4 हमारा बन जाएगा। आगे आएगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? अभी गारो खासिया है, ये भी मुझे बताना था आपको, अभी बताता हूँ। पटकाई की पहाड़ियां भारत और किसके बीच में बॉर्डर बनाती हैं? भारत और म्यांमार। अर्थात पटकाई की जो पहाड़ियां हैं साथी भारत के इस हिस्से में कुछ इस तरह से फैली हुई हैं और इधर क्या है? म्यांमार है। तो ये जो बॉर्डर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? बॉर्डर बनाती हैं। और पटकाई की पहाड़ियों से ही जुड़ी हुई एक रेंज आती है बुम। क्या बोलोगे? एक बुम पहाड़ी आती हैं, एक खासी पहाड़ी आती हैं, एक गारो पहाड़ी आती हैं, एक साथी आपका जयंतिया पहाड़ी आती हैं। क्या आती हैं? जयंतिया पहाड़ी आती हैं। मुझे बताओ गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ी कहाँ पर हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? ये मेघालय में है। क्या बोलोगे? मेघालय में ये मौजूद हैं। अच्छा, इन पहाड़ियों की खासियत क्या है? क्यों ये चर्चित है? तो आप कहेंगे भैया सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं पहाड़ियों में होती है। मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बारिश किस में होती है? क्या बोलेंगे? मेघालय में क्या है भैया? एक मासिन राम जगह है। मासिन राम में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थल है। सबसे ज़्यादा रेन यहीं पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा, मुझे बताएं कितने सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है? अगर मैं एमएम में बात करूँ 11,872 एमएम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है। मासिन राम कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार बोलेंगे, बहुत बढ़िया जी। 11,000 11,000 11,000 बहुत सारे बच्चों ने लिखा। तो गारो लिख रहे हैं कुछ साथी हमारे लिख रहे हैं। लिखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? एक भाई लिख रहा है जय महाकाल। मेरे दोस्त उत्तर दिले भाई, उत्तर दिले। महाकाल भी कृपा उन पर करते हैं जो अध्ययन करते हैं, जो मेहनत करते हैं। नहीं तो फिर कक्षा में मत आते अगर ऐसे ही भला हो रहा था तो। ईश्वर, खासी, 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 बहुत शानदार। सबसे ज़्यादा वर्षा इन तीनों को ऑप्शन में देता है भाई, तो सबसे ज़्यादा वर्षा खासी में होती है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में। आ गए। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय
जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम जो हम काउंट करते हैं उसके लिए बेस ईयर कितना है, यानी कि आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष क्या है, तो 2004-05 को आधार वर्ष मानते हैं, 21-22 को, 11-12 को, 2017-18 को। तो बोलेंगे 11-12 को आधार वर्ष माना जाता है। और गणना जो होगी वो केवल और केवल चालू कीमत पर होगी, केवल आपका चालू कीमत पर, करंट प्राइस पर होती है। क्या बोलेंगे, किस पर होगी कैलकुलेशन, आपका करंट प्राइस पर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2015 में घोषित किया था आधार वर्ष। 2015 में उसने क्या कर दिया साथी, आपका अनाउंस कर दिया। और इससे पहले आधार वर्ष क्या था, तो 2004-05 को किया था। क्या बोलेंगे, 2004-05 को उन लोगों ने क्या कर दिया, 2004-05 को उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इससे पहले आधार वर्ष क्या था। आपसे पूछे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए 2011-12 से पहले आधार वर्ष क्या था, तो आप कहेंगे 4-5 था साथी। मुझे बताओ सबसे पहले नेशनल इनकम किसने बताई थी। सबसे पहले साथी आपका नेशनल इनकम किसने बताई। नेशनल इनकम को एनआई लिख दूं, जी हाँ। तो क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम 1867-68 में जो पहला प्रयास किया गया वो दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया। क्या बोलेंगे, दादा भाई नारोजी, जिनको हम क्या बोलते थे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दादा भाई नारोजी को, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष। इनकी बुक बताएंगे कौन सी किताब में इन्होंने बताया था, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा गया। और इनकी किताब का नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है, इनकी किताब का। ऐसे ही पूछे आपसे नेशनल इनकम की पहली आधिकारिक, पहली जो ऑफिशियल नेशनल इनकम के लिए पहली आधिकारिक अर्थात पहली ऑफिशियल जो गणना हुई वो किसने की थी, कि पहली बार ऑफिशियल रूप से नेशनल इनकम को बताया गया। तो 1949 में पीसी महालनोबिस। क्या बोलेंगे, पीसी महालनोबिस, जिनके मॉडल पर आपका सेकंड 5 ईयर प्लान मैंने आपको बताया था। अगर आपसे पूछे नेशनल इनकम की, NI फॉर नेशनल इनकम की पहली वैज्ञानिक गणना किसने की, नेशनल इनकम को पहली बार साइंटिफिक तरीके से किसने ये आपका कैलकुलेट करने का प्रयास किया था, तो कौन कौन नाम आएगा आपका, VK, क्या बोलेंगे आपका, VK RV राव, VK RV राव। उन्होंने ये प्रयास कब किया था साथी, उन्होंने ये प्रयास किया था आपका 1931-32 में। तो तीनों चीज पता होनी चाहिए आपको, ऑफिशियल, आपका साइंटिफिक, और सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत सारे साथियों ने लिखा। रीना शर्मा जी का आंसर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी बुक थी, दादा भाई नरोजी की। Stylish top and bottom sets for 10 on 10 festive looks. Meesho, download now. दादा भाई नरोजी की कौन सी बुक सारे साथियों ने बताई, तो इनकी बुक का नाम आपने बताया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। इसी किताब में इन्होंने क्या दिया था, धन के प्रवाह का सिद्धांत दिया था, कि अंग्रेज हमारे देश से धन को लूट करके कैसे ले जा रहे हैं। धन के प्रवाह का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जिसको हम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसी को साथी ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। कि ड्रेन थ्योरी किस पुस्तक में बताई गई है, तो कौन सी है, पॉवर्टी अर्थात गरीबी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कौन सा फील्ड है जो नेशनल इनकम को सबसे ज्यादा बिल्ड करता है। क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र है, किस पुस्तक में बताई गई है, तो कौन सी है, पॉवर्टी अर्थात गरीबी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कौन सा फील्ड है जो नेशनल इनकम को सबसे ज्यादा बिल्ड करता है। क्या बोलेंगे,
कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र का सर्विस सेक्टर क्या बोलेंगे, वो सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। अच्छा, मेजर कितने, ऐसे तो फाइव सेक्टर हैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स लोगों के अनुसार, पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के अनुसार, लेकिन मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, मुख्यतः 3 है। पहला सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी। एग्जाम्पल बताओ, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो साथी आपका प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में साथी आपका क्या आता है, तो क्या बोलेंगे भैया, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गई, वन संबंधित चीजें यानी कि फॉरेस्ट्री हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया आपका, पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, अगर हम बात करें आपका फिशिंग अर्थात मछली पालन, मछली पकड़ना आदि हो गया, क्या हो गया, मछली पकड़ना आदि हो गया। ऐसे ही फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर आता है, अर्थात आपका साथी क्या आता है, सेकेंडरी अर्थात द्वितीय क्षेत्र हमारा आता है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, उसमें आता है प्रोडक्शन, क्या आता है, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन हो, कोई भी उत्पादन किसका हो सकता है भैया, कार का हो सकता है, खाने का हो सकता है, फूड का हो सकता है, घर का हो सकता है, आपका कपड़ों का हो सकता है, कपड़ों का क्लोथ इंडस्ट्री हो, कार निर्माण हो, खाद्य निर्माण हो। और फिर आता है टर्शरी अर्थात तृतीय क्षेत्र। और तीसरे में क्या आता है आपका, इसी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। किस क्षेत्र को साथी आपका सेवा क्षेत्र कहा जाता है बोलेंगे, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तीसरा है। और तीसरा साथी हम बात करें तो तीसरे में जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, वाइट कॉलर जॉब्स वाला कोई भी जॉब हो, किसी का कोई काम हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, आपका क्या बोलेंगे, फाइनेंस हो अर्थात वित्त, बीमा और आपका अस्पताल आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या बोलेंगे, आपका तृतीय के अंतर्गत। जैसे मैं बोल दूं एजुकेशन, शिक्षा किस में आएगा, वो भी तीसरे में आएगा। तो मुख्यतः 3 बनेंगे आपका। इनके बारे में हम धीरे धीरे और भी जानेंगे, अभी बस जस्ट बेसिक है। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में जो टर्सरी सेक्टर है, यानी कि जिसको हम सर्विस सेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा, ए। तो टर्सरी सेक्टर भैया याद रख लेना, जैसे ही नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो सर्विस सेक्टर का जो एरिया है तो उसमें क्या होगा आपका, उसका भी जो योगदान है वो बढ़ जाएगा। तभी तो हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि पहले क्षेत्र का बहुत योगदान नहीं है। लोग तो बहुत लगे हुए हैं लेकिन योगदान ज़्यादा नहीं है। सकल राष्ट्रीय आय को, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है हमारी, उसको कुल जनसंख्या से यानी कि टोटल पॉपुलेशन से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आजकल इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय आय, उसमें भाग दे दोगे टोटल पॉपुलेशन से अर्थात कुल जनसंख्या से। तो याद रख लेना पर कैपिटा इनकम, पीसीआई निकल के आएगा, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आज के बाद आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम जो ऑल ओवर है, उसमें कितने लोग हमारे देश में है भाग देंगे तो एक व्यक्ति की आय निकलेगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं, यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि अगर मैं आपसे कहूं आपके घर में 100 रुपये की टोटल ग्रॉस कमाई होती है और आपके घर में 5 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो सीधी सी बात है 20 होगी। क्या बोलेंगे भैया, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, वो 20 होगी। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, किसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर ये प्रयोग में आ जाएगा भैया, नहीं, ये तो 37 डिग्री से 42 डिग्री तक मेजर करता है। ठीक है भाई, जो तापमापी है वो 42 डिग्री तक ही तो बताएगा आपका, फ़ारेनहाइट में कितना 108 तक बता देता है, 108 तक। तो ये तो आपका 1500 डिग्री से ज़्यादा के लिए नहीं है। ताप वैद्युत युग्म जो थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल